सड़कें बहुत साल से बन रही हैं, हाईवे बहुत बन रहे हैं, विकास पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, कुछ तेज हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है। इस सरकार को बार बार इस समाज को चेताना होगा कि ये हमने सत्ता में आपको इसलिए नहीं बैठाया है कि आप कितनी सड़कें बनाएंगे, कितने हवाई जहाज चलाएंगे। जब कम चल रहे थे तब भी भारत था और आज भी भारत है। अगर हमने सत्ता में बिठाया है तो इसलिए बिठाया है कि 1000 साल के बाद आपको एक ऐसा मौका मिला है जो इस देश के हित में और इस राष्ट्र के हित में है, वो पहले करना है, बाकी काम बाद में होने हैं। अगर राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र की अगर जिसे जिसे चिंता है, राष्ट्र को बचाने का काम समाज का होता है, सरकारों का नहीं होता। लिहाजा आपने ऐसे हालात रखे, अपने समाज को इतना कमजोर कर लिया कि आज अफजल खान, जिसके सिलसिले में आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है कि कैसे शिवाजी ने उनका वध किया और ये वध उत्सव मनाया जा रहा है, अगर इस वध की कहानी पूरे देश में बताई जाती तो आज अफजल गुरु पैदा करने की ख्वाहिश किसी की नहीं होती। हेलो दोस्तों, अब शिवाजी जन्म क्यों नहीं लेते? अब घर घर से अफजल क्यों निकलने के नारे लगते हैं? इस बात के पीछे के रहस्य को आज के युवाओं को जानना बहुत आवश्यक है। साथ ही आपके लिए एक सूचना भी है कि आप सनातन जागरण के इस महायज्ञ में पूर्ण सहभाग करना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए जानते हैं कैसे आएंगे शिवाजी और कैसे अफजलों का होगा संपूर्ण विनाश। आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र कुलशेठ जी को। वो मुल्क जो बना था पाकिस्तान, उस मुल्क में तो कोई रामलाल श्यामलाल नहीं था, उसमें तो बजरंग दल नहीं गया, उसमें तो आरएसएस की कोई शाखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खबरें हिंदुस्तान में नहीं आती और हिंदुस्तान का मीडिया आपको नहीं बताता। लिहाजा आपको लगता है कि दुनिया में सबसे बुरे आप ही लोग हैं, सारी खामियां आपके मुल्क में हैं। वो अमेरिका जो दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र है, आज भी किताब पढ़िए, अखबार पढ़िए, दुनिया के सबसे ज्यादा रेप उस देश में होते हैं। बड़े सब लोग हैं, बड़े वहां वुमेन लिब की बात की जाती है, बड़े फेमिन मूवमेंट चलते हैं। अरे भाई, ये जो वुमेन लिबरेशन की डेफिनेशन आपने दी है, जो वेस्ट देता है कि ये वुमेन लिबरेशन का मतलब है कि सड़क के ऊपर वो तमाम कुछ करो जो कर्म सड़क पे नहीं किया जाता। वुमेन लिब का मतलब होता है कम कपड़े पहनना नहीं होता। हमारे किसी देवी देवता को आपने देखा है? हमारे उस दौर के तमाम जितने भी चीजें थी उसकी तरह तुलनात्मक अध्ययन करें आप। आज भी वुमेन लिब के नाम पे हमारे जो आइकॉन बनाए जाते हैं, यह बात अलग है कि वुमेन लिबरेशन के नाम पे जो आइकॉन बने हैं वो आखिर में चलने के बाद तैमूर की मां बन जाते हैं। लेकिन इस देश में वुमेन लिबरेशन की बात करने वालों ने कभी जीजाबाई का नाम क्यों नहीं लिया? शिवाजी को जन्म तो उन्होंने दिया, जन्म तो हर मां देती है, लेकिन शिवाजी को शिवाजी जीजाबाई ने बनाया। यह बात अलग है कि आज हम ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से जूझ रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों से गूंज रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि हम कहां से चले थे कहां आ गए, जिसका जिक्र हमारे एक भाई ने अभी कहा। और ये पूरे देश में है, गुजरात में बहुत है ये, कि एक फैशन चल गया है इस देश के अंदर। आपके 57 मुल्क हैं, आपको अल्लाह सलामत रखे, आपके मुल्कों को सलामत रखे, आप काला सफेद जो करें आपको मुबारक। लेकिन दुनिया में एक मुल्क है जिसका नाम है भारत, और इस भारत में हमारे मुसलमान भाई, दुनिया में नंबर 2 की आबादी भारत में है उनकी। यहां किसी ने किसी से यह नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकते, किसी ने किसी को नहीं रोका, न किसी को मारा, लेकिन इस मुल्क की सहनशीलता और टॉलरेंस का नाजायज फायदा क्या उठाया जाए कि जो काम गैर इस्लामिक है, जो काम गैर कुरानिक है,
उसको भी सड़कों पे उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। बार बार यह कहा जाता है, यह समाज कायर है, डरपोक है, और मिसाल दी जाती है कि जम्मू कश्मीर एक राज्य जो आजादी के बाद भी किस तरीके से उस वक्त के विजनरी प्रधानमंत्री ने किस तरीके की ब्लैकमेलिंग के चलते शेख अब्दुल्ला के सामने घुटने टेके और धारा 370 के 3 या 4 बड़े प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किए। उसमें एक प्रावधान था कि भारत की संसद कोई भी कानून जम्मू कश्मीर की विधानसभा जब तक पास नहीं करेगी, भारत की संसद उस कानून को नहीं बना सकती। यह भारत की सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थी। यहां तक भी हुआ और फिर आपने 14 मई 1954 को भी भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कौन से वो जायज और नाजायज संबंध थे, किन कारणों से डर के आपने राष्ट्रपति से एक आदेश दिलवाया और रातों रात भारत के संविधान में उस राष्ट्रपति के आदेश को जोड़ करके आपने उस धारा का नाम रखा 35A। और ये 35A सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई थी। उस पर चर्चा मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि उस पर मुझे लगता है कि इस देश ने अगर पिछले 70 सालों में कोई ऐसा फैसला हुआ है, कोई ऐसी घटना घटी है, सरकार कौन सी है और किसकी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सरकार का जो यह फैसला है, इसने इस घटना ने होने के बाद पूरे देश को एक लाइन में खड़े होकर के जोड़ दिया है। उस घटना का नाम है धारा 370 और 35A का हटना। लेकिन सवाल यह है कि आज यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाया जाना चाहिए। हमारी और आपकी थोड़ी सी भूल ने कई बड़ा नुकसान किया है। आपने पिछले 70 सालों में एक ही शब्द बार बार बोला, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित। और इससे ऐसा लगता है कि कुछ कश्मीर में पंडित हैं और हमारे पूरे भारत में पंडित का मतलब सब जानते हैं कि खास कोई जाति है, उनके साथ कुछ हो रहा है तो वो कुछ करेंगे। मैं पिछले 4 साल से एक ही बात पे एम्फेसिस दे रहा हूं कि कश्मीरी हिंदू पंडित यह महत्वपूर्ण शब्द है। और कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ अगर कुछ हुआ है तो इस देश की जो खामोशी थी, इस देश की जो चुप्पी थी, सरकारों ने जो किया वो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। समाज क्यों मौन रहा? क्या महाराष्ट्र में, क्या बिहार में, क्या बंगाल के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अपने मजहब का पालन करते हुए, अपनी किताब का अनुसरण करते हुए, उसमें जो लिखा है उसको मानते हुए, उस राज्य में वो 71% है, सत्ता व्यवस्था उनके अंडर थी, उनका संविधान अलग था, उनकी विधानसभा का टर्म 6 साल था, उसके बावजूद भी 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मजहब के नाम पे, पहचान के नाम पे, धर्म के नाम पे रोज मस्जिदों से नारे लगाए गए। रोज उनके बारे में कहा गया कि आज ये छोड़ दें, आज इसको छोड़ना है तो इसको मार देना है। इस तरीके से नाम उनके आउट किए जाते थे। उस सब के बावजूद उन 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जो 19 जनवरी 1990 को भारत के पहले मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की देखरेख में और फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर में देखरेख के अंदर अपने ही धरती से बेघर कर दिए गए। ऐसा 110 ऐसा पलायन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा कि जो उस धरती के मूल निवासी थे उनको कुछ लोगों ने मार के बाहर कर दिया क्योंकि वो वहां मेजॉरिटी में थे। अगर इसके ऊपर बोला होता, इस पे कहीं जलसा जुलूस होता तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन ताज्जुब यह है कि हमने कहा कि कश्मीरी पंडितों को 19 जनवरी 1990 में निकाला, लेकिन यह कश्मीरी पंडितों का 7वीं बार पलायन हुआ है। यह 7वीं बार उनके ऊपर हमला हुआ है, यह पहली बार नहीं हुआ है। लिहाजा मैं कहता हूं, अगर मेरी आवाज उन घरों में जा रही हो जहां माएं हैं, बहनें हैं, जहां हजारों कश्मीरी रहते होंगे और दूसरे इलाके के लोग भी रहते होंगे, उन सब से मेरा कहना है कि यह 1947 का भारत नहीं है। इस बात को लोग गांठ बांध लें कि जो लोग बड़ी जोर जोर से नारा लगा रहे थे कश्मीर में
कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी हिंदू पंडितों के बगैर और कश्मीरी हिंदू औरतों के साथ, ये नारे जम्मू कश्मीर के अंदर मस्जिदों से लगाए जा रहे थे। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये गलती दोबारा मत करना। पूरे देश में कश्मीर को लेकर के जो गुस्सा है, उसी गुस्से का फल है कि इस देश की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को, जबकि पार्लियामेंट के एक सदन में उनका बहुमत नहीं है, हम 70 सालों से यह सुनते रहे हैं कि यह धारा जब ही खत्म हो सकती है जब दोनों सदनों में बहुमत होगा। आज भी एक सदन के अंदर जो पार्टी सत्ता में है उसका बहुमत नहीं है, लेकिन 70 सालों से जो ढोल बजाया जा रहा था, सरकारें बन रही थी, लेकिन असली जो धारा थी, जो चोरी थी, वो इस देश के लोगों को किसी ने नहीं बताया। जिस शख्स का नाम लिया गया इस मंच से, वो मेरे अजीज दोस्त थे, आपके राज्य के थे, सावरकर के बहुत बड़े फैन थे, सावरकर का जीवन जीते थे। वो अब हमारे बीच में नहीं है। ये मुहिम उन्होंने ही शुरू की थी और जाते जाते वो ये मुहिम मुझे सिर्फ दे के गए कि पूरे देश को आपको बताना है क्योंकि आप मीडिया में हैं। और उस बताने का अंजाम यह हुआ कि जब इस देश के समाज को पता चल गया तो इस सरकार ने भी सत्ता में आने के 70 दिन के बाद एक सदन में पहली बार ऐसा हुआ है, इसको भी जरा जाके चेक करें, कि जिस पार्टी का बहुमत लोकसभा में हो, उनका अकेले हो और उनके अपने पार्टनर के साथ भी हो, लेकिन जो दूसरा सदन है जिसमें उनका बहुमत नहीं है, 370 और 35 एक ही चर्चा राज्यसभा में हुई और जहां उनका बहुमत नहीं था वहां पहले पास हुआ, बाद में लोकसभा में पास हुआ। अगर आपकी विल है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है और समाज आपके पीछे संगठित होकर खड़ा है और आप जब जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बार बार एक ही बात आएगी कि यह सरकार को जो बैठाया गया है 2019 में, यह सड़कें बनाने के लिए नहीं बैठाया। सड़कें बहुत साल से बन रही हैं, हाईवे बहुत बन रहे हैं, विकास पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, कुछ तेज हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है। इस सरकार को बार बार इस समाज को चेताना होगा कि ये हमने सत्ता में आपको इसलिए नहीं बैठाया है कि आप कितनी सड़कें बनाएंगे, कितने हवाई जहाज चलाएंगे। जब कम चल रहे थे तब भी भारत था और आज भी भारत है। अगर हमने सत्ता में बिठाया है तो इसलिए बिठाया है कि 1000 साल के बाद आपको एक ऐसा मौका मिला है जो इस देश के हित में और इस राष्ट्र के हित में है, वह पहले करना है, बाकी काम बाद में होने हैं। उनकी हमको चिंता नहीं है वो आप कब करेंगे, जीएसटी लागू होगा नहीं लागू होगा, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते रहेंगे। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि अगर राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र की अगर जिसे जिसे चिंता है, राष्ट्र को बचाने का काम समाज का होता है, सरकारों का नहीं होता। लिहाजा आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि आपका पुरुषार्थ क्या था, आपकी उत्पत्ति कहां से हुई थी और 1000 साल में जो आपके अंदर कमियां आई, उन कमियों का कारण है कि आप कुछ समय तक तो गुलाम रहे, फिर आजाद हुए तो आजाद गुलाम के गुलाम हो गए आप। लिहाजा आपने ऐसे हालात रखे, अपने समाज को इतना कमजोर कर लिया कि आज अफजल खान, जिसके सिलसिले में आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है कि कैसे शिवाजी ने उनका वध किया और ये वध उत्सव मनाया जा रहा है, अगर इस वध की कहानी पूरे देश में बताई जाती तो आज अफजल गुरु पैदा करने की ख्वाहिश किसी की नहीं होती। ये अलग बात है कि इस देश में एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय एक अजीब किस्म का है, सुपर इंटेलेक्चुअल है, विजनरी प्रधानमंत्री के नाम से है, उसमें जितने काम होते हैं महान कार्य होते हैं, लेकिन सच बात को अगर जब दुनिया के सामने रखते तो आज उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा होता। मेरी किसी छात्र से विरोध नहीं है, किसी विश्वविद्यालय से विरोध नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं, जब पूरे हिंदुस्तान में बच्चे अपने हॉस्टल की फीसें 4-4 हजार और 5-5 हजार देते हो और 2 दिन लेट हो जाने पे उन पे फाइन लगता हो,
तो ऐसी क्या खास बात है कि दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है जिसके अंदर 24 आवर बिजली, एसी और महीने का किराया 10 रुपए, और 10 रुपए से सरकार 100 रुपए करना चाहती है तो लोग कहते हैं कि वामपंथ पे खतरा है, सरकार डिक्टेटर हो गई है। साथियों, पुष्पेंद्र जी आपसे हमेशा और लगातार ये बात कहते रहे हैं कि सबसे बड़ा समाज होता है। समाज यानी कि हम लोग, यानी कि हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी मूल्य हैं और जो भी हम लोग अपनी जीवन में, अपनी आस्थाओं में सरोकार रखते हैं। और जहाँ भी समाज कमज़ोर होता है, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि सोवियत संघ जब विभाजित हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में बटा, तो उसकी जो शक्तियाँ थीं, परमाणु शक्तियाँ थीं और जो भी सैन्य शक्तियाँ थीं, वो विश्व में नंबर 1 पर थी, यानी टॉप 2-3 कंट्रीज़ में। लेकिन अचानक सोवियत का ध्वस्त हो जाना इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ का समाज कमज़ोर था। तो साथियों, हमें और आपको ये समझना है कि पूरा जो स्ट्रक्चर सरकार का है, जो नेशन का है, वो समाज पर ही खड़ा है। समाज किस पर खड़ा है? हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों पर खड़ा है, ठीक है ना। अगर ये कमज़ोर होंगे तो इस पूरे तंत्र को ढहने में समय नहीं लगेगा। इसमें कोई शंका नहीं है कि हम सदियों सदियों से, बहुत लंबे समय से तमाम सारी आक्रांताओं को झेल रहे हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व तो सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि हमारे पास एक शक्ति है, उसका नाम है तपोबल। आपने देखा होगा, आक्रांताओं ने तमाम सारे शरीर काट डाले, तमाम सारी बस्तियां जला दी, तमाम सारे शहर साम्राज्य ध्वस्त कर दिए, लेकिन हमारे तपोबल को वो कभी छू भी नहीं पाए। और संभवतः इसी शक्ति के दम पर आज सनातन पूरी दुनिया में विद्यमान है। अब इसी के साथ एक दूसरा सवाल भी उठ खड़ा होता है कि जो सनातनी है, अगर इतने शक्तिशाली है, तो उनकी ये हालत क्यों हुई है? तो साथियों, इसमें एक अंतर करना बहुत ज़रूरी होगा। जो तपोबल की स्थिति है, उस मार्ग से 95%, 90-95% लोग भ्रमित हो गए थे गुलामी के दौर में, या कहिए समय के समयांतर के दौर में, जो अब अपनी मूल चीज़ों पर धीरे धीरे वापस हो रहे हैं, जिसके चलते आपको फ़र्क भी देखने को मिल रहा है। और अभी तो बहुत कम लोग जागे हैं, तब इतना फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। अगर सारे लोग एक सुर, ताल और लय में जागृत होकर के खड़े हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन आपके सनातन को, आपके राष्ट्र को न केवल अंदरूनी बल्कि बाहरी दुनिया से भी वो सम्मान मिलेगा जिसका वो वास्तविक हकदार है। आपने पुष्पेंद्र कुलशेठ जी को सुना। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।